श्वेता वर्मा CS मंगाली से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों में श्वसन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सजीवों के 6 लक्षण होते हैं। उन 6 लक्षणों की वजह से हम सजीव को सजीव कहते हैं और जिनमें ये 6 लक्षण नहीं पाए जाते उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। पहले आप में से मुझे कुछ लोग बताएं कि सजीवों के वो 6 लक्षण कौन से हैं, वो मुझे बताएंगे। ठीक है, बताइएगा। श्वसन, वेरी गुड। कोई और बताए? हाँ, प्रजनन। आप पीछे भी कुछ लोग बताइए। हाँ बताइए। वृद्धि। लड़कों में से कुछ लोग? हाँ, उत्सर्जन, वेरी गुड। और संवेदनशीलता। और एक बच गया पोषण। और एक कोई और भी बच गया, वृद्धि। तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि और प्रजनन, ये सजीवों के 6 लक्षण होते हैं। हम ये पिछली जो है पाठ में पढ़ चुके हैं सजीवों के 6 लक्षणों के बारे में। अब हम उन 6 लक्षणों को अलग अलग करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें एक लक्षण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है जीवों में श्वसन। यहाँ पर आपको चार्ट पेपर में कुछ चित्र दिख रहे हैं। जैसे ये मनुष्य का चित्र है और ये मछली का, और ये किसका है बच्चों? कॉकरोच। वेरी गुड। ये किसका है? कॉकरोच, जिसे हम हिंदी में तिलचट्टा भी कहते हैं। और ये कौन है? अमीबा। अमीबा नहीं, थोड़ा ध्यान से। कोशिका। किसकी कोशिका है? किसकी? आप इधर से सही जवाब आ रहा था। इधर क्या बोला था लड़की का? रंध्र है। ये किसका चित्र है? रंध्र का। और रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। तो पत्तियों में रंध्र पाया जाता है और ये रंध्र एक ऐसे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पत्तियां श्वसन करती हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम मनुष्य में श्वसन पढ़ लें, फिर हम मछली में पढ़ेंगे, फिर हम कॉकरोच में पढ़ेंगे और फिर हम जो है रंध्रों में पढ़ेंगे। सब में अलग अलग टाइप का श्वसन है, इसीलिए हमने 4 लोगों को लिया है यहाँ, 4 जीवों को। क्योंकि अब मैंने मनुष्य के साथ जो है किसी शेर को या किसी और जीव को क्यों नहीं लिया? क्योंकि जैसा श्वसन मनुष्य करता है वैसे ही शेर भी करते हैं। ठीक, तो अगर हम मनुष्य का श्वसन पढ़ेंगे तो लगभग वही श्वसन, उसी टाइप का श्वसन शेर में भी होगा। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या श्वसन है। तो मनुष्य में या अन्य जीवों में फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। कौन से अन्य जीव? स्थलीय जीव। आप पढ़ चुके ना पिछले पाठ में कि जीव जो है हमने 4 प्रकार में बांटा था। स्थलीय, मरुस्थलीय और जलीय, वायवीय और जलीय। तो और उभयचर क्या होते थे? कोई एक बताए। हाँ बताइए, उभयचर क्या होते थे? पानी में भी रहे और जमीन, पानी में भी रहे और जमीन। वेरी गुड। जो पानी में भी रहे और जमीन पे भी रहे, दोनों जगह जिंदा रह सके, वो उभयचर है। कोई एक उभयचर जानवर का नाम बताओ। मगरमच्छ। और बताओ। मेढक। कोई एक उभयचर जानवर का नाम क्या हो गया? मेढक। तो मेढक क्या करता है? पानी में भी रह सकता है जिंदा और जमीन पे भी। पानी में कैसे जिंदा रहता है मेढक? कैसे सांस लेता है बताओ शिवानी? त्वचा से। वेरी गुड। और जमीन पे कैसे जिंदा रहता है मेढक? क्या किस चीज से सांस लेता है? मुझे बताने दो। गलफड़े द्वारा। ठीक है, बैठो। और तुम बताओ। हाँ, जमीन पे कैसे सांस लेता है मेढक? जमीन पे फेफड़े। तो बैठो, जमीन पे किसके द्वारा लेता है? फेफड़े द्वारा। गलफड़े द्वारा नहीं, फेफड़े द्वारा सांस लेता है। ठीक। और जलीय जीव किसके द्वारा सांस लेते हैं? जलीय जीव जो होते हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? गलफड़े के द्वारा। गलफड़े के द्वारा लेते हैं सांस, क्योंकि वो पानी पी के लेते हैं। ठीक। और इनमें क्या होता है? श्वास रंध्र। कॉकरोच के किनारे किनारे कुछ छिद्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं श्वास रंध्र। ये उससे सांस लेता है। और पौधे किससे सांस लेते हैं? रंध्र। तो हम पहले आते हैं मनुष्य पे। आपको मैं एक बार और पढ़ा चुकी है, एक और चार्ट पेपर से, कि मनुष्य में कैसे श्वसन होता है। तो मनुष्य में पहले नासा द्वार में जो है वो वायु जाती है। नासा द्वार से नासा गुहा। नासा गुहा आप जानते हैं कि आपने पाचन पढ़ा है, जिस तरह मुख गुहा में खुलता है, गुफा में खुलता है, उसी तरह नाक की का जो द्वार है, होल है, वो भी एक गुफा में खुलता है, छोटी सी गुफा, उसको हम कहते हैं नासा गुहा। नासा गुहा में एक खुलता है और इसी नासा गुहा में पाए जाते हैं छोटे छोटे बाल, हेयर्स। और ये हेयर्स क्या करते हैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ बताइए शिवानी, ये हेयर्स क्या करते हैं? बाल हाँ रोकते हैं। तुम बताओ बेटा। अब वायु में छोटे कंकड़ रहते हैं उसको रोकते हैं। वायु में छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं, उसको जाने से रोकते हैं। वायु में जो कीड़े
उसको भी रोकते हैं। वेरी गुड। तो ये वायु में जाने से छोटे छोटे कणों को रोकते हैं और यहाँ पे श्लेष्म ग्रंथि खुलती है। श्लेष्म ग्रंथि से श्लेष्म निकलता है। मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई मुझे बताएगा श्लेष्म ग्रंथि, श्लेष्म का क्या काम है? ठीक, तो श्लेष्म क्या करता है? जो कीटाणु अगर हमारे नाक में प्रवेश कर गए तो श्लेष्म जो है उसे मारने का काम करता है। फिर ये वायु अंदर आती है और जब ये वायु अंदर आती है तो ये वायु जो है वो खुलती है ग्रसनी में। ये नली, ये नासा गुहा खुलती है ग्रसनी में। ग्रसनी में दो नलियां चलती रहती हैं, एक सांस की नली और एक खाने की नली। आप पिछले में पढ़ चुके हैं पाचन में कि खाने की नली को हम क्या कहते थे? ग्रास कहते हैं। तो ग्रास नली अलग होती है और श्वास नली अलग होती है। हमारी नासा गुहा ग्रसनी के श्वास नली में खुलती है और ये श्वास नली में सी के आकार की कुछ रिंग्स होती है। फिर ये दो में बढ़ जाती है, दो श्वसनियों में बढ़ जाती है। दो श्वसनियों में क्यों बढ़ती है? ये एक ही क्यों नहीं रह जाती है? कोई बता सकता है क्यों ये दो श्वसनियों में बढ़ जाती है? हाँ बताओ। ठीक, एक भोजन की नली होती है और सांस की नली। तो ये सांस की नली दो में से बढ़ती क्योंकि हमारे पास दो फेफड़े होते हैं। ठीक, हमारे पास दो फेफड़े होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। तो ये दोनों श्वास नली दो तरफ चली जाती है और जब दो में बढ़ती है तो हम इसको क्या कहते हैं? श्वसनी। और श्वसनी में ये हवा जाती है। तो श्वसनी में ये हवा जाने के बाद जो है ये फेफड़े में ये खुलती है। यहाँ पर जैसे ये बढ़ी, अब यहाँ पर फेफड़ा है हमारा। ठीक, अब ये श्वसनी क्या करेगी? दो फेफड़ों में ये हवा चली जाएगी और यहाँ पर जो है वो वायु कुपिकाएं होती हैं इसकी। हमारा फेफड़ा प्लेन नहीं होता, चिकना नहीं होता, वो छोटी छोटी वायु कुपिकाओं से भरा होता है और इन वायु कुपिकाओं में सारी वायु भर जाती है। सारी वायु भर जाती है तो यहाँ खून की नलियां होती हैं। ये नलियां क्या करती हैं? इसमें खून बहता रहता है, रक्त, और ये रक्त क्या करता है? इसके ऑक्सीजन को ले लेता है और अपने साथ लाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देता है। तो ऑक्सीजन जो इसने लिया वो हमारी वायु क्या हो गई? ऑक्सीजन युक्त हो गई और जो हमारी जो रक्त है वो ऑक्सीजन युक्त हो गया और जो वायु यहाँ पर आई है उसमें क्या भर गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी वायु को फिर से उसी तरीके से वापस दिया जाएगा। पहले श्वसनी, श्वसनी से श्वास नली, श्वास नली से नासा द्वार और नासा गुहा और नासा गुहा से नासा द्वार द्वारा हमारी वायु बाहर निकाल दी जाती है। तो इस श्वसन में दो प्रक्रियाएं करते हैं हम। एक बार वायु को अंदर लेते हैं और दूसरी बार वायु को बाहर छोड़ते हैं। वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निःश्वसन और वायु को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निःश्वसन। ठीक, तो हम किस तरह श्वसन करते हैं? दो प्रकार से, एक निःश्वसन और एक निःश्वसन। निःश्वसन में हम सांस अंदर लेते हैं, वायु अंदर लेते हैं, फेफड़ों में भरते हैं और निःश्वसन में इसी वायु को हम बाहर छोड़ देते हैं। अच्छा बच्चों, तुम्हें समझ में आया तो तुम मुझे ये बताओ कि निःश्वसन में हम कौन सी गैस लेते हैं? हाँ बताओ बताओ सोहानी। ऑक्सीजन। बैठो। और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। वेरी गुड। बताओ संस्कृति, बैठ जाइएगा। ऑक्सीजन। निःश्वसन में हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और निःश्वसन द्वारा हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड। आप बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया? तो इसी प्रक्रिया को थोड़ा सा हम जो है वो इसके जो है एनिमेटेड इस तरह से देखेंगे। ठीक है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन। नाक के नथनों द्वारा मनुष्य वायु को अपने शरीर के अंदर लेता है। शरीर के अंदर ही श्वसन अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद होते हैं और ये अंग एक पतली और नाजुक सतह से ढके होते हैं और इस सतह से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ये अंग जब किसी ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण में होते हैं तो अपनी संरचना की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं और इनमें ऐसे रास्ते होते हैं जो वायु को अंगों तक ले जाते हैं। वायु। अच्छा, एक चीज यहाँ पे पहले देख लीजिए, हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़ा एक बहुत नाजुक अंग है। मैं आपको एक बार और भी बता चुकी हूँ, गुब्बारे की तरह एक संरचना। जैसे गुब्बारे में हवा भरती तो कैसे गुब्बारा फूल जाता है, वैसे ही फेफड़े में हवा भरती तो फेफड़ा फूल जाता है। अब बात ये है, और आपको मैं ये भी बता चुकी हूँ
प्रकृति ने क्या किया है, हमें एक पिंजरा दिया है हड्डियों का। जैसे आपके दिमाग मस्तिष्क को बचाने के लिए खोपड़ी, आपकी आंखों को बचाने के लिए आंख का पोषण, उसी तरह पूरा एक ये जो है पिंजरा लेता है हड्डियों का। आपकी छाती पे पूरे रिब्स होते हैं, पूरे हड्डियों का पिंजरा होता है जो क्या करता है, फेफड़े को बचाता है। लेकिन अब अगर यही फेफड़ा फूल जाए और पिंजरा वैसे ही रहे तो होगा क्या? अब फेफड़ा फूल जाएगा और पिंजरा वैसे ही रहेगा तो वो फेफड़ा पिंजरे से जाके टकरा जाएगा। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर डायफ्राम नाम की एक मांसपेशी होती है, जैसे आप देख रहे हैं डायफ्राम नाम की मांसपेशी। ये डायफ्राम नाम की मांसपेशी नीचे की तरफ जाती है। जब नीचे की तरफ जाती है तो पिंजरा क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है और हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म होता है। आइए इस चित्र के द्वारा भी